हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग गृह विज्ञान के अपने प्रश्नोत्तर श्रृंखला के और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके PYQs हैं, आपके UGC नेट, GIC प्रवक्ता, TGT, PGT आदि एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो कमेंट मुझे ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है हमारा, WHO के द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI है। मतलब एक एशियन जो व्यक्ति है उसकी सामान्य BMI क्या है। तो BMI क्या चीज़ है? आपका बॉडी मास इंडेक्स। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो आपका क्वेटलेट इंडेक्स यानी सूचकांक है और यह वजन के मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्या लेंथ की बात करता है, हाइट की बात करता है। तो यहाँ पर सामान्य में पूछा है प्रश्न में, तो इसका पहला ऑप्शन है 18 से 23 किलोग्राम और बी है 19 से 24, 20 से 25 और 21 से 26। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 18 से 23 किलोग्राम। यह जो प्रश्न है यह आपके UGC नेट एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और GIC एग्ज़ाम में भी आया हुआ प्रश्न है। तो 18 से 23 किलोग्राम है। अगर इससे अगर कम में जाता है तो यह निम्न स्तर का, मतलब उसकी BMI अच्छी नहीं है। यह एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड BMI है एक वयस्क पुरुष की। अगर इस आप याद रखें, ओवरवेट की बात करता है या अधिक की बात करता है तो 18 से 23, 24 से ऊपर की बात हो जाएगी। ठीक है, 24 से ऊपर जब जाएगा तो ओवर में चला जाएगा और अंडर में 18 से नीचे जब रहेगा तो ये अंडर में रहेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में निम्नलिखित मापदंड हैं। जो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है उसके निदान की बात कर रहा है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अगर मैं इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सा दूं तो डायबिटीज़ आएगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है आपकी डायबिटीज़ के कारण हो जाती हैं। और ये सारे रोग जो हैं ये कुछ इसमें जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं बॉडी में, इन चीज़ HDL की मात्रा, LDL की मात्रा मतलब इतनी होनी चाहिए तब आप मतलब कि नॉर्मल है, नहीं तो आप किसके ओबेसिटी की कैटेगरी में जाते हैं या अंडरवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस प्रश्न को देखें कि ये क्या कह रहा है। HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 60 मिलीलीटर सीरम से अधिक होगा। सीरम में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम से अधिक होना। महिलाओं में कमर की परिधि 80 सेंटीमीटर से अधिक होना और फास्टिंग रक्त शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम से कम होना और BMI 23 किलो मीटर स्क्वायर से अधिक होना। तो BMI अगर अधिक होगी तो वो किस में, ओवर में, वो ओबेसिटी वाले केस में आ जाएगा है, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो हाँ, अगर 23 किलो से अगर अधिक होता है तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए ना। तो यहाँ पर ये ई वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ई हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, सीरम में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीलीटर से अधिक होना। ठीक है, तो जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है ये जो है ये अधिक नहीं होनी चाहिए, 150 मिलीग्राम से क्या होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। तो अगर ये ऐसा है तब इसकी भी दवा की ज़रूरत है, मतलब इसकी भी निदान की ज़रूरत है। तो बी हो गया हमारा, यहाँ पर ई वाला हमारा करेक्ट होता है, ई होता है। और ये है फास्टिंग रक्त शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर से कम होना। ठीक है, तो नहीं, तो ये क्या है, 100 जो मिलीलीटर से क्या होगा कि कम होना। हाँ, तो कम नहीं होनी चाहिए, 100 मिलीलीटर, यहाँ 100 मिलीग्राम में यह 100 होनी चाहिए। फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और यहाँ पर कम की बात कर रहा है तो यहाँ पर डी भी हमारा क्या, इनको भी निदान की आवश्यकता है। और महिलाओं में कमर की परिधि 80 सेंटीमीटर से अधिक हो, नहीं, महिलाओं में कमर की परिधि मैं बता दूँ स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड होता है हमारा 88, ओके, 88 सेंटीमीटर है। और अगर इंचेस की बात करता है तो 35 इंच होता है। तो क्या 88 से ऊपर जाएगा तब ये जाएगा ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, तो 88 से ऊपर जा नहीं रहा, ये 80 में जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट होता है। और HDL मतलब जो HDL है बॉडी में आपका, ये HDL कैसा होना चाहिए, HDL कोलेस्ट्रॉल, ये गुड
कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हम लोग जानते हैं कि ये गुड हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और इसकी मात्रा 60 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40 से 60 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए प्रति 100 मिलीलीटर सीरम में, ठीक है, उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसलिए ये सही है, मतलब ये भी नॉर्मल रेंज है आपकी, ये भी नॉर्मल रेंज है और आपका बी, डी और ई क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हम देखेंगे क्या कूट में बी, डी, ई है, तो हाँ कूट में बी, डी है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ जिससे कि आपको प्रश्न में दिक्कत ना हो। बी आपका हो गया, डी और ई, ओके, और इस तरह से ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूची 1 में दी गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। और यहाँ पर भी मिलान वाला प्रश्न है। और कैलोरी से हम क्या नापेंगे, मानवीय ऊर्जा। केल्विन से हम लोग क्या नापेंगे, टेम्परेचर। और टेलीमेट्री क्या है, मैं आपको बताती हूँ। टेलीमेट्री एर्गोनॉमिक्स में है और सोलिनोइड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अब टेलीमेट्री, कैलोरी भी आप जानते होंगे, केल्विन भी जानते होंगे। अब मैं आपको टेलीमेट्री बताती हूँ। टेलीमेट्री है क्या, टेलीमेट्री एर्गोनॉमिक्स में यूज़ किया जाने वाला क्या है, एक उपकरण है। इससे क्या होता है, ये हेल्थ केयर के पर्पस से बनाया हुआ उपकरण है जो उसके वो हैं, उसकी मॉनिटरिंग करता है। ये मॉनिटरिंग करता है कि जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, किस तरह का काम करने पे उसकी हार्ट बीट किस तरह की चल रही है, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर एक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है टेलीमेट्री। और ये एर्गोनॉमिक्स, और एर्गोनॉमिक्स क्या है, मैन और मशीन के कॉम्बिनेशन से किया जाने वाला मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर उसके सोलिनोइड क्या है, सोलिनोइड हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। सोलिनोइड क्या है, ये इस तरह का स्प्रिंग नुमा एक मैग्नेटिक ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड पर ये कार्य करता है, जिसमें से होकर के क्या होता है, करंट पास होता है। तो इसलिए सोलिनोइड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ आपका है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा क्या है। विरामावस्था की बात हम करें तो जब हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है। आधारभूत उपापचय कैलोरीमीटर, जूल, कैलोरीमेट्री। अभी हमने देखा कैलोरीमेट्री क्या है, आधारभूत उपापचय। इससे पहले वाले प्रश्न में कैलोरी तो जानते ही हैं, ऊष्मा को नापने है। जूल क्या है, ये भी इकाई है। और आधारभूत उपापचय, ठीक है। तो आधारभूत उपापचय इसका करेक्ट आंसर होता है, आंसर नंबर ए। आपका बेसल मेटाबॉलिज्म इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है उस टाइम हम देखते हैं कि कितनी हमारे बॉडी में क्या हो रही है, ऊर्जा की खपत हो रही है, ठीक। और हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ मेजर ऑफ, मतलब किस चीज़ से आप उसको माप रहे हैं। और किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या बताता है, अभी मैंने बताया था आपको, BMI, डिजीज, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, हाइट एंड वेट बीइंग प्रोपोजिशन, मतलब लंबाई के अनुरूप ही उसका वजन हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा आंसर नंबर डी हो जाता है। हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेट की बात यहाँ पर हो रही है, वही क्या है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स है। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, pH मीटर, लैक्टोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर ये क्या है, ये एक क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो ऊष्मा निकलती है, रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या होती है, जो ऊष्मा निकलती है उसको मापने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें कि क्या उसमें से जो भी अभिक्रियाएं हो रही है उसमें से जो ऊष्मा निकल रही है उन्हीं को मापने के लिए, उनके भौतिक परिवर्तनों को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये क्या है, ये कलर को मेजर करता है। लैक्टोमीटर ये दूध के लिए है। pH मीटर ये pH का निर्धारण करता है, एसिडिक है कि क्या है, बेस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न,
बेंडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर नापने का यंत्र है। किस चीज़ को ये मापेगा? एसडीए को मापने के लिए, बीएमआई को मापने के लिए, बीएमआर को मापने के लिए, एमएमआर को ना ये हाँ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आंसर नंबर सी, बीएमआर को नापने के लिए है। ये क्या है? बेसल मेटाबॉलिक आपका रेट, ठीक है। तो ये किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपके बीएमआर को मापने के लिए किया जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को मापने के लिए किया जाता है। और ये क्या होता है? जब आपकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है उस समय ऑक्सीजन की खपत को देखने के लिए, ठीक है, किसको? ऑक्सीजन की खपत को देखने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। आज मैं जो क्वेश्चन लाई हूँ आप बिल्कुल इसको कॉपी में नोट करते हुए जाइए कि किस यंत्र का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। इससे प्रश्न निश्चित ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ, कैलोरी किस चीज़ की यूनिट है? बीएमआर की, बीएमआई की, हीट की, टेम्परेचर की। तो इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। किसकी है? हीट की यूनिट है। ओके, नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा अर्थात सूरज के द्वारा प्राप्त की हुई ऊर्जा। सौर ऊर्जा कोयला, गोबर गैस, पेट्रोल। ऊर्जा का मूल स्रोत है, ऊर्जा का मूल स्रोत सबसे जो मूल स्रोत है जहाँ से ऊर्जा शुरू होती है, तो वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सौर ऊर्जा, ठीक है। मतलब किसके द्वारा? सन के द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी सौर ऊर्जा है। और यही इसी से सारी चीज़ें, प्रकाश का स्रोत है, ऊष्मा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, पेड़ पौधे, मनुष्य, सारे इसी से जीते हैं। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन किस में चेंज होता है? हीलियम में चेंज होता है। और इससे क्या निकलती है? अपार ऊर्जा निकलती है, और जो कि हमें सूर्य के प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होती है। और पूरे हमें ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। किस उस पे? -40 डिग्री, -30 डिग्री, -23 डिग्री और -100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है -40 डिग्री ताप पर। कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं लेकिन हम क्या होते हैं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो -40 डिग्री, और वहाँ पे माइनस या माइनस नहीं लगा रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस पर चेंज होते हैं? एक मतलब किस पर? एक ही स्केल पर, तो -40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होती है? अवशोषण क्षमता में कमी होती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, अवशोषण क्षमता बराबर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ हम देखते हैं कि आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अवशोषण क्षमता मतलब सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। और ऐसा क्यों होता है भाई? सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। सोलर कुकर ऐसी युक्ति है जो सूरज के प्रकाश एवं ऊष्मा को ऊर्जा से क्या काम होता है? इसमें भोजन पकाने का काम होता है। और काला रंग सूर्य के ऊष्मा को बहुत ही तेजी से, सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, जिससे कि खाना तेजी से बन पाता है। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? विद्युत तापीय उपकरण, जो विद्युत इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उसमें थर्मोस्टेट क्यों लगाया जाता है? ऊष्मा संचरण, ताप संवहन, ऊष्मा नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है ऊष्मा नियंत्रण, ठीक है। तो ये किस लिए भाई इसका प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा नियंत्रण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य ऊष्मा नियंत्रण का है, ऊष्मा को नियंत्रित करता है। आंसर नंबर सी यहाँ पर क्या होता है हमारा? करेक्ट हो जाता है। और थर्मोस्टेट जो ये शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब गर्म, ठीक है। थर्मो मतलब गर्म, और स्टेट मतलब एक ही स्थिति में रखना है। तो एक ऊष्मा तापी और एक तापक और शीतलक
तंत्र की एक नियंत्रण इकाई या एक हीटर या वातानुकूलन का एक घटक हिस्सा हो सकता है। कुछ ज़्यादा ही कठिन हो गया ये। तो थर्मोस्टेट क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, बस ताप को नियंत्रित करके रखता है। ऊष्मा को नियंत्रित करने का ये हमारी जो भी डिवाइसेस हैं उनको गर्म नहीं होने देता है। ठीक है, कट करता है बार बार, हाँ, उनको गर्म नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरीज देगा? 60 किलो कैलोरीज, 135 किलो कैलोरीज, 75 किलो कैलोरीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देती है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से निकालेंगे। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देती है और 1 ग्राम वसा आपका 1 ग्राम फैट, मतलब ये कितना देता है आपका 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो कुछ भी नहीं करना, इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को किससे? 4 को 12 से और 9 को 3 से। और यहाँ पर 12 4 ज़ा 48 प्लस 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू 75। आंसर आ गया 75 और 75 किलो कैलोरी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है 4 किलो कैलोरी। तो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 12 गुणे 4 बराबर 48। उसी तरह से ये भी 9 गुणे 3 9 देता है, 3 ग्राम देता है। तो यहाँ पे 9 किलो कैलोरी देता है। तो यहाँ 3 ग्राम का पूछा है, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी, तो 3 ग्राम में 9 गुणे 3 कर दिया। तो यहाँ पे 27 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, 75 आ गया और 75 किलो कैलोरी यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री परिवर्तन होने में ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना ह्रास होता है? 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 7%। सॉरी, डिग्री नहीं, परसेंट। 2%, 4%, 5%, 7%, 7%। और मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि यहाँ पर सीधे सीधे पूछ रहा है कि अगर आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बुखार होता है तो आपके शरीर में कितनी ऊर्जा कम होती है, क्या ह्रास होता है? तो 7% ऊर्जा का ह्रास होता है। आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। और इसी के साथ मैं बताऊँ, और किसकी मांग बढ़ती है? ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है जब आपको बुखार होता है। ठीक है, तो ऊर्जा आपको देनी पड़ती है। फीवर में ऐसा खाना देना पड़ता है जिससे कि एनर्जी मिले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाइए। भोजन संक्रमण, इसको भाई मिलाना है आपको। तो यहाँ पे आपको मिला करके दिखा देती हूँ। और आपका भोजन संक्रमण, विषाक्त रसायन, शीशा विषाक्तता, कवक, संक्रमणीय हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर भोजन संक्रमण जो है वो किस चीज़ से होगा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक, विषाक्त रसायन कहाँ से मिलेंगे? कीटनाशक से। शीशा विषाक्तता बर्तनों से। ठीक है, और कवक में माइकोटॉक्सिन। ठीक, और संक्रमणीय हेपेटाइटिस भाई किससे ये फैलेगा? विषाणु के द्वारा। तो इस तरह देखेंगे, बहुत ही इसमें कुछ भी ऐसा बताने वाला अजीब सा नहीं है। भोजन का संक्रमण सूक्ष्म जीव से हम सभी जानते हैं। विषाक्त रसायन हमें कीटनाशक के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं भाई। शीशा विषाक्तता बर्तनों के माध्यम से मिलती है। और कवक में माइकोटॉक्सिन, मतलब कि कुछ टॉक्सिन, कुछ जहरीले पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और संक्रमणीय हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस ये किसको इफेक्ट करता है? लीवर को। भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण। और ये जब भी हेपेटाइटिस की बात आती है आप तुरंत वायरस को ही ढूंढेंगे, और जहाँ वायरस रहेगा उसी तरफ यहाँ आप टिक लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा पहले का कौन सा? दूसरा, और दूसरे का तीसरा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैम और जेली में बढ़ने वाला उस जीव का नाम बताएं जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, वायरस। तो जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कि वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मतलब कम मुक्त ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन को कम मुक्त करते हैं। तो प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, बैक्टीरिया और वायरस। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर सही है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही होता है आंसर नंबर सी। और आंसर नंबर सी पर क्या है? बैक्टीरिया
है। और ये जानिए कि इसमें ये ऑक्सीजन वो जो ये जो बैक्टीरिया है ये मिलते कहाँ से हैं। जब हम लोग पैक्टिन वाले जो फ्रूट्स होते हैं जिससे कि जैम जेली रसदार फलों से इन सारी चीज़ों से बनती है ना, तो अगर हमें पके हुए फल लेने चाहिए और ऐसे फल लेने चाहिए जो कि सड़े गले ना हो अंदर से, ठीक है, बिल्कुल ही फ्रेश फल हो। अगर वो जरा भी सड़े गले होंगे तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया इंटर कर जाएगा और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन मतलब कि क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है तो वो क्या करेगा, चीज़ों को सड़ाना शुरू कर देगा। अगला प्रश्न है हमारा, ई कोलाई क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, न्यूट्रल बैक्टीरिया, उपयुक्त सभी। तो ई कोलाई हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब मैं बता दूं आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है ये। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है ये इसमें एक अभिरंजन परीक्षण होता है, मतलब एक तरह का टेस्ट होता है। उस टेस्ट में क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट कलर होता है, ठीक है। कौन सा कलर? क्रिस्टल वायलेट कलर। क्रिस्टल वायलेट कलर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें उस बैक्टीरिया को रंगते हैं और रंगने के बाद यहाँ पे ग्राम निगेटिव वो उस पर क्या होता है, उसमें रंग नहीं चढ़ता और ये छड़दार होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रंग नहीं चढ़ता, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस नाम की संज्ञा देते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और सेम यही परीक्षण जब करते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर के साथ इस बैक्टीरिया के साथ करते हैं तो ये क्या होता है, उसी रंग में रंग जाता है जो कि जामुनी कलर या नीले रंग का होता है। नीला या जामुनी कलर में वो बैक्टीरिया रंग जाता है। इस बैक्टीरिया की कवरिंग बहुत पतली होती है और इस बैक्टीरिया की कवरिंग क्या होगी, मोटी होती है। और ये क्या होता है, इसी रंग में रंग जाता है, जामुनी कलर में या नीले रंग में रंग जाता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उस रंग में नहीं चलता है। ई कोलाई इसका उदाहरण है ग्राम निगेटिव का, और साथ ही साथ में विब्रियो कॉलरी भी उसी का उदाहरण है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आप लोग से मैं कहूँगी कि आप इसको जरूर सर्च करें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन से बैक्टीरिया है। आप पाएंगे कि आपको 2-4 बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं है, 2-4 जो कॉमन से आप उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया पीएच में वृद्धि करता है? तो पीएच में लैक्टोबैसिली, वाइब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वाइब्रियो कॉलेरा, ठीक है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है, यह हैजा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और ये कॉमा के आकार का ये क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया है, जीवाणु। ये किसके आकार का, कामा के आकार का बीमारी है जिसमें कि हैजा रोग के लिए विब्रियो कॉलरा। लैक्टोबैसिली जो जीवाणु है दूध को दही जमाने के काम में, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए, स्टेफलो ये उसके बाद स्टेफलो कोकस ये भी रोगों के लिए है। तो ये वाइब्रियो कॉलरा जो है ये पीएच में वृद्धि करता है, कौन से पीएच में, क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, किसमें, क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। और ये वाइब्रियो कॉलेरा क्या है, ये हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। कौन सा, ग्राम निगेटिव, ओके, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी है। और आज के इसका लास्ट प्रश्न है, पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, अशुद्धि को निकालने के लिए। देखिए प्रश्न में बहुत माइनर सा ही अंतर रहता है, सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल नहीं कि ये दिखा सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट तो पहले पर ही टिक कर लिया, नहीं, हमें क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, ठीक है। तो ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। अच्छा ये बताइए पाश्चराइजेशन होता किस चीज़ों पर है, ये हमारे एग पर और मिल्क पर होता है और एक विशेष टेम्परेचर पर को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा स्टूडेंट्स कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ओके। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, PYQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रिपरेशन को शार्प बनाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।